हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। आप ये पहले इमेजेस देख लीजिए। ये स्टैम्प है जो कि मोस्टली 1955 से 1968 के बीच में इशू करे गए थे एंड ये डिपिक्ट करता है एक विजन ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ओके, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम किस तरीके से देखिए। सबसे पहला जो है ये दामोदर वैली का है। दिस इज़ भाखरा डैम, दिस इज़ चितरंजन लोकोमोटिव्स, this is Guwahati refinery. Okay, and Guwahati refinery, this is a tractor, this is Sindri fertilizers, this is Bhakra dam, this is an electric train, this is wheat revolution, this is Hirakund dam and this is हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। तो ऐसे ये स्टैम्प्स इशू करे जाते थे टू शो कि दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट शुड बी लाइक। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट के 2 चैप्टर्स में देखा कि कैसे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स ने चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश की। नेशन बिल्डिंग की चैलेंज जो है, डेमोक्रेसी का चैलेंज है। अब हमने जैसे पहले चैप्टर में थर्ड चैलेंज पढ़ा था, वो क्या था कि डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक क्लास का, चाहे वो माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, कल्चर माइनॉरिटी हो, कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, सभी के लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। तो अब मतलब जैसे कि हमने देखा कि पहले 2 चैप्टर्स में हमारे लीडर्स ने कौन सा एक पार्ट चूज़ करा जो ज़्यादा डिफरेंट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इस केस में जो सक्सेस था वो और भी ज़्यादा लिमिटेड था, क्योंकि ये चैलेंज जो था वो और भी ज़्यादा टफ था। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या चॉइसेस और डिबेट्स थी डेवलपमेंट के बारे में, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी लीडर्स ने पहले 2 डेकेड्स के लिए, फर्स्ट 20 ईयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी डेवलपमेंट के लिए एंड क्यों वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स थे स्ट्रैटेजी की, क्या लिमिटेशंस थे, और ये स्ट्रैटेजी, ये जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इसको क्यों अबैंडन कर दिया गया, क्यों इसको छोड़ दिया गया। पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। जैसे जैसे स्टील की ग्लोबल डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ हो रही है उड़ीसा जो है उसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड आयरन ओर रिजर्व्स है पूरी कंट्री में। अभी तक सबसे ज़्यादा आयरन ओर के रिजर्व्स है और ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखा जा रहा था। तो जो स्टेट गवर्नमेंट में वो ये होप करती है कि यार आयरन ओर की जो इतनी डिमांड है ना, उसके लिए उसने क्या करा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ। और इस अंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये उड़ीसा के अंदर ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लाएगा। मतलब जो ये कंपनीज है वो लोग उड़ीसा के अंदर इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी स्टेट में। जो आयरन ओर रिसोर्सेज है ना वो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मतलब जितने भी अनटैप्ड ऑफ आयरन ओर, जो कि वो आयरन ओर की जो रिसोर्सेज जिन जगहों पर है वो बहुत ही एरियाज जो है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है और ट्राइबल एरियाज़ में है। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये डर लगता है कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, इसका मतलब उनके घर और लाइवलीहुड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उन्हें अपनी जगह को छोड़ के कहीं और रहने जाना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंटलिस्ट को लगता है कि यार इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो बहुत पोल्यूशन होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करा गया तो ये कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बैड एग्जाम्पल होगा। इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार ये कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए आप एक देख सकते हैं कि एक स्टोरी में कितने अलग अलग लोग हैं जिनके इंटरेस्ट अलाइंड है। एक सिंगल डिसीजन से कितने सारे लोगों की इंटरेस्ट इज अलाइंड है। ये देखिए यहाँ पर एक है उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। भुवनेश्वर की बात है ये। जो लोग डिस्प्लेसमेंट को फेस करें, क्योंकि एक पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट का जो पैक्ट हुआ है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, उस वजह से लोगों ने एक कोरियन कंपनी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्टेंट स्टेज कराए थर्सडे को। वो डिमांड कर रहे थे कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो ये अग्रीमेंट साइड हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट और वो कंपनी के बीच में, वो जो है उसको हटा दिया जाए, उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो मतलब 100 मेन एंड वुमेन से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत ऑफ धिंकिया, नुआगांव और गड़ा कुजंगा, इन 3 और इससे भी ज़्यादा और भी ग्राम पंचायत से 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वो उनके ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी है।
वो ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो स्लोगन्स रेज कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि कंपनी जो है वो एक प्लांट सेटअप ना करे, क्योंकि इस वजह से उनकी लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों के ऊपर बहुत ही बुरा और भारी असर पड़ेगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति इन दोनों ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को स्टेज कराया। अब इससे क्या पता चलता है, देखिए जो डेवलपमेंट है ना उसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। इट इज़ नॉट फॉर सेम फॉर एवरीबडी। जैसे कि यहाँ पर एक कोरियन कंपनी के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उस कंपनी के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसने इंडिया में एक अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी तो उसको और आयरन और मिलेगा। ओडिशा की गवर्नमेंट के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि उन्हें लग रहा है कि बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी है कि जो ट्राइबल्स है, जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि अगर वहाँ पे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो उनको ने घर से निकाल दिया जाएगा, उनके पास लाइवलीहुड नहीं बचेगा एंड एंड में उनकी हालत जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो एक डिसीजन जो है उसमें हमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, उनको एक दूसरे के उसमें अलाइन करना पड़ता है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, प्रेजेंट जनरेशन, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में। एक डेमोक्रेसी जो है उसमें मेजर डिसीजंस लेना चाहिए या एटलीस्ट लोगों के द्वारा अप्रूव तो किए जाने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्सपर्ट्स इन माइनिंग, इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हर किसी से इसके ऊपर ओपिनियंस लेनी चाहिए कि क्या ये डिसीजन सही है या क्या ये गलत है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन, एक फाइनल जो डिसीजन होता है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के थ्रू आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एडवाइस सभी से लो, एवरी स्फीयर को टच करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किस चीज़ का किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए ना, वो लोगों, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, उनकी उसमें होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत ऐसे मेजर और सीरियस डिसीजंस लेने पड़े। ये हर कंट्री का जो है ये ऐसे ईच ऑफ दीज डिसीजन कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजन। मतलब एक डिसीजन का इम्पैक्ट दूसरे डिसीजन पे पड़ता ही है। वो ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि ये जो स्टील प्लांट का सेटअप है, इस डिसीजन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के डिसीजन पे फ़र्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को लेकर डिसीजन पे फ़र्क पड़ेगा, एजुकेशन, मतलब हर कहीं ना कहीं सेक्टर्स पर, अलग अलग सेक्टर्स पे एक डिसीजन का इम्पैक्ट दूसरे उस पर डिसीजन पे पड़ेगा ही सही। ये सारे डिसीजन जो है वो एक शेयर्ड विजन ऑफ और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इसको देखा गया है कि जो डिसीजन लिया गया है ये स्टील प्लांट सेटअप करने का, इसका एक गोल क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो हर किसी ने अग्री करा कि जो डेवलपमेंट है वो दोनों तरीके से होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हुए जा रही है और जो बाकी जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। तो हर किसी ने इस डेफिनेशन पे अग्री किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, इक्वालिटी भी होना चाहिए। जो इकोनॉमिक हमें गेन्स मिल रहे हैं उसको सभी को उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये अग्री करा गया था कि ये मैटर जो है सिर्फ बिजनेसमैन पर नहीं छोड़ा जा सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं छोड़ा जा सकता, या सिर्फ फार्मर्स पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हर कोई अपने खुद के उसके लिए सोचेगा। गवर्नमेंट को इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कि किस तरीके से डिसीजंस लिया जाएगा डेवलपमेंट के रिलेटेड, कि डेवलपमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या डिसीजंस होंगे, क्या क्या डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ बिजनेसमैन पे इसको छोड़ दिया या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ दिया तो फिर वो जो है वो सिर्फ एक छोटे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही प्रॉफिट करेगा और बाकी मेजॉरिटी जो है उनको ऑफकोर्स बहुत ही उनके लिए गलत होगा। तो इस बात को लेकर एक डिसएग्रीमेंट भी थे कि इस बात को लेकर एक डिसएग्रीमेंट था कि चलो गवर्नमेंट का रोल तो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को किस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए ग्रोथ और जस्टिस में। क्या ये ज़रूरी था कि सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो पूरी कंट्री में, मतलब पूरी कंट्री को एक सेंट्रलाइज्ड वो हो कि जो उसको गवर्न मतलब वो कर रहा हो, क्या गवर्नमेंट को खुद कुछ इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस रन करना चाहिए उसके अंडर में, या कितना मतलब जस्टिस की क्या इंपॉर्टेंस थी अगर हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ की टर्म्स में देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस भी होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है इन पे बहुत अलग अलग इसके लोगों के एस्पिरेशंस जुड़े हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स में, और हर डिसीजन का एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ये इश्यूज़ जो है इनमें पॉलिटिकल जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसके लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, और सबसे ज़रूरी पब्लिक से इन डिसीजंस में अप्रूवल होना चाहिए। तभी हम लोग डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को एज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट है
वो पॉलिटिक्स के नज़रिए से ज़रूरत, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, कितना रोल है, कैसा होना चाहिए, क्या करा है, उन सब के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हर डिसीजन का, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होता है उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता ही है, और वो डिसीजन लेने का कंसल्टेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक के अप्रूवल के बाद ही होना चाहिए। लेफ्ट एंड राइट क्या होता है? देखो पॉलिटिक्स, जो बहुत सारी कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स है, हम ये बात नहीं कि अच्छा ये तो लेफ्ट है या ये राइट है आइडियोलॉजी में, लीनिंग में, जैसे कि हमने इसके पहले भी 2-3 फेमस पर्सनालिटीज़ का पढ़ा था कि ही वॉज लेफ्टिस्ट इन हिज आइडियोलॉजीज, ही वॉज राइटिस्ट इन हिज आइडियोलॉजीज। ये क्या होता है? ये टर्म्स जो है एक सोशल चेंज, मतलब रोल ऑफ स्टेट को लेकर उस पोजीशन डिटरमिन करता है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना रोल होना चाहिए, वो हमें बताता है कि कौन से ग्रुप क्या मानता है, तो वो हमें बताता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट जो होते हैं, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट बुलाते हैं, वो पुअर के फेवर में होते हैं, डाउन ट्रॉडन, जो नीडी लोग होते हैं, जिनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है, उन सेक्शंस ऑफ पीपल के फेवर में होते हैं। जो राइटिस्ट होते हैं उनको लगता है कि यार फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी को फ्री होना चाहिए ताकि हर कोई compete कर पाए और तभी प्रोग्रेस होगा, एंड गवर्नमेंट को अननेसेसरीली किसी भी चीज़ में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, ओके, ये दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। मैं आपको देखिए डायरेक्ट तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स देखेंगे ना, तो लेफ्टिस्ट कहीं ना कहीं हल्का सा आपको स्लाइट सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन दिखेगा, एंड राइटिस्ट जो है वो स्लाइट आपको कैपिटलिज्म की तरफ इंक्लाइन दिखेगा, राइट। तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1960s की कौन सी पार्टी है जो राइटिस्ट थी, कौन सी लेफ्टिस्ट है? कांग्रेस को हम कहाँ वो कर सकते हैं? तो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी हमेशा से वो कहती आई है कि वो सेंटर लेफ्ट है, ओके। आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, अब बहुत सारे कंटेस्टेशंस हैं, बहुत सारे वो है कि डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर उड़ीसा का जो एग्जांपल देखा, हम नहीं कह सकते कि वो जो स्टील प्लांट की वो होना है, वो MOU साइन करना मतलब हर किसी के लिए डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट का हर सेक्शन ऑफ लोग के लिए एक अलग मीनिंग होता है, ठीक है। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि एक स्टील प्लांट सेटअप कर रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। एक अर्बन कंज्यूमर जो है स्टील का, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। और एक आदिवासी जो इस जगह पर रहता है, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। तो जो डेवलपमेंट के ऊपर जितने भी डिस्कशन करें, ये तो बाउंड है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो होना ही है, क्योंकि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट से अलग एक एस्पिरेशन होता है, कि डेवलपमेंट से एक अलग उम्मीद होती है कि उनके लिए डेवलपमेंट अलग मीनिंग करता है। फर्स्ट डेकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस 10 ईयर्स के लिए इसमें बहुत डिबेट हुआ कि हमें किस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए, कि मतलब कि जैसे हम वेस्ट को बोलते हैं तो क्या हमें वेस्ट के साथ मेजर करना चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट उनके से करना चाहिए। तो डेवलपमेंट उस टाइम पे जो था, डेवलपमेंट का मतलब था कि और मॉडर्न बनना, और मॉडर्न बनने का मतलब था कि वेस्ट की तरह इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ बनना। तो उस टाइम पे एक नोशन था डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट मतलब वेस्ट की कंट्रीज़ के जैसे बनना, और वेस्ट कंट्रीज जैसे बनना मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, फ्री मार्केट होना, फ्री इकोनॉमी होगा। तो ये कॉमन लोग जो थे वो यही सोचते थे, जो कॉमन लोगों का वो था, और एक्सपर्ट्स का जो थॉट था उनका यही था कि डेवलपमेंट का मतलब यही है कि वेस्ट के जैसे बनना। ये बिलीव करा जाता था कि हर कंट्री में हर कंट्री को एक मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि वेस्ट में हुआ, जैसे मॉडर्नाइजेशन के एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करेगा, जिसमें कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का राइज होगा। तो मॉडर्निज्म जो था वो आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रैशनैलिटी, सभी चीज़ों से रिलेटेड था। तो ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था, इसने हर किसी को इस बात के अलाउ करा कि हर कोई डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात कर सके, जो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, उनको देख सके, उनसे समझ सके और उनसे सीख सके। इंडिपेंडेंस की ईव पे इंडिया के पास, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले दो मॉडल्स थे डेवलपमेंट के लिए। एक मॉडल था लिबरल और कैपिटलिस्ट मॉडल, जो कि यूएस में फॉलो हो रहा था, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन पार्ट्स में फॉलो हो रहा था। और दूसरी तरफ एक मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, जो यूएसएसआर में फॉलो हो रहा था। तो हमने ऑलरेडी कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में, आप जाकर वीडियो मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें चैप्टर 1 कोल्ड वॉर और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो हम उस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे दो सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर आया, और ये कोल्ड वॉर जो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। तो हमारे पास ये दो रास्ते थे
कि हम या तो सोशलिज्म की तरफ मुड़ जाए जैसे यूएसएसआर कर रहा है, या फिर हम यूएस की तरफ मुड़ जाए जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है। तो इंडिया में भी ये ओपिनियन जो थे वो डिवाइडेड थे। कुछ लोग चाहते थे कि हमें सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए था, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लीडर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स जो है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टीज़ के जो लीडर है और नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अंदर वो खुद भी चाहते थे कि हमें ये सोशलिज्म का यूएसएसआर वाला मॉडल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत कम सपोर्टर्स थे जो अमेरिकन स्टाइल और कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, कम सपोर्टर्स थे उसके कंपैरिजन में। तो इससे हमें एक ब्रॉड कंसेंसस मिलता है जो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा था कि नेशनल लीडर्स को ये था कि जो हमारी फ्री इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी उसका जो पाथ होगा वो डिफाइंड होगा कि जो फंक्शंस होंगे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। ये क्लियर था कि जो पॉवर्टी एलिविएशन का टास्क है, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का टास्क है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती थी गवर्नमेंट की कि वो ये इंश्योर करे कि सभी को इकोनॉमिक जस्टिस मिले, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और सभी को बेनिफिट पहुँचे। ये डिबेट्स मतलब उसमें अदर डिबेट्स भी थी। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो भी प्रेफर्ड पार्ट था। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था वो ज़्यादा ज़रूरी था, वो ज़्यादा प्रायोरिटी थी। किसी के लिए रूरल पॉवर्टी को हटाना ज़्यादा प्रायोरिटी थी। तो इस तरीके से अलग अलग नोशंस थे डेवलपमेंट के, हमें कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए उसको लेकर। बहुत सारे डिफरेंसेस तो आए, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन एक बात पे कंसेंसस था कि डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट एक्टर्स के ऊपर नहीं छोड़ना है, यानी जो प्राइवेटाइजेशन वाला रोल है वो नहीं होना है, लेकिन गवर्नमेंट को एक सेंट्रल रोल मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की एक सेंट्रल रोल होना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए। ये जो आइडिया ऑफ प्लानिंग है ये एज अ प्रोसेस देखा जाता है जिससे हम इकोनॉमी को रीबिल्ड कर सकें, और ये जो है वो एक गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट, मतलब पब्लिक सपोर्ट मिला इस चीज़ को 1940s और 1950s में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी अर्नड अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन द 1940s एंड 1950s ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि आप अपने डेवलपमेंट को प्लान कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये चीज़ जो थी उस वक्त काफ़ी पॉपुलर और फेमस थी, पब्लिक सपोर्ट उसको मिला हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन का एक्सपीरियंस मतलब जो यूरोप में था, और जो इंटर वॉर रिकन्स्ट्रक्शन था जर्मनी का, जापान का, ये ऐसे स्पेक्टेकुलर इसके बाद ऐसे स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और हैवी मतलब ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बहुत ही हैवी ऑड्स थे 1930s 1940s में। तो मतलब ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि कैसे द स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट हैवी ऑड्स इन द सोवियत यूनियन, कि बाकी सबको छोड़ के जितना भी कुछ वो हुआ है उसके बाद जो ये इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस कंसेंसस में कि हमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जापान में, जर्मनी में जैसे हुआ है, तो प्लानिंग का नेशन जो थी वो एक सडन इन्वेंशन नहीं था, ये बहुत लंबे टाइम से था, हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था ये। तो हम ये कॉमनली अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों को आइडिया ऑफ प्लानिंग को उससे अवर्स रहेंगे, क्योंकि आइडिया ऑफ प्लानिंग में किसका रोल था? गवर्नमेंट का रोल था। तो हम लोग कभी कभी ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो बिग बिजनेसमैन है उन लोगों को ये प्लानिंग का आइडिया मतलब उससे वो अपोज करेंगे उस चीज़ को, उससे वो नहीं करेंगे। और ऐसा हम लोग वो कर लेते हैं, ऐसा हम लोग ऑफन वो सोच लेते हैं कि जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको तो एक ओपन इकोनॉमी चाहिए, एक ओपन मार्केट चाहिए जिसको वो अपनी तरफ से कंट्रोल कर सके और जिसमें कोई भी स्टेट का, गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। ये हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो तो यही चाहेगा ना कि यार गवर्नमेंट का रोल ना हो, प्राइवेट मार्केट हो, तो हम लोग उसको वो करें। पर आयरॉनिकली हुआ ऐसा कि दिस वाज नॉट द केस इंडिया के साथ। एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का सेक्शन था जो 1944 में साथ आया और उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल सेटअप करा जिससे एक प्लान्ड इकोनॉमी का एक जॉइंट प्रपोजल सेटअप करा। इसको कहा जाता था बॉम्बे प्लान। जो बॉम्बे प्लान था वो यही चाहता था कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो मेजर इनिशिएटिव ले इंडस्ट्रियल और दूसरे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स की। तो आप सोच सकते हो कि दिस वाज सो वेरी सरप्राइजिंग, जो आज जैसे अगर हम उसको पढ़ें तो कितना सरप्राइजिंग, क्योंकि एवरीबडी वुड एक्सपेक्ट ना, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो अपना ही फ़ायदा देखेंगे, तो वो लोग तो यही चाहेंगे कि यार फ्री ओपन मार्केट हो तो हम जो चाहे वो करें, गवर्नमेंट का रोल ना हो। लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट हुआ। इन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1944 में एक बॉम्बे प्लान सेटअप करा जिसमें यही मेंशन था कि गवर्नमेंट के पास की रोल होना चाहिए इकोनॉमी में। तो लेफ्ट से लेकर राइट तक, मतलब जो भी दूसरे लेफ्ट से लेकर राइट, मतलब आइडियोलॉजी में लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट दोनों सब मिलकर डेवलपमेंट का जो प्लान कर रहे थे उसके लिए, मतलब जो प्लानिंग था
कि डेवलपमेंट के लिए हमें प्लानिंग करना, ये सबसे ऑब्वियस चॉइस थी कि हाँ डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई। प्राइम मिनिस्टर थे जो वो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, और ये जो है वो प्लानिंग कमीशन जो है वो कंट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी बन गई, जिससे कि इंडिया क्या मॉडल और क्या स्ट्रैटेजी और क्या पाथ चूज़ करेगा डेवलपमेंट का, वो डिसाइड करने के लिए सबसे सेंट्रल मशीनरी बन गई। दी अर्ली इनिशिएटिव, जैसे कि यूएसएसआर में देखा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने एक 5 ईयर प्लान करा। जैसे यूएसएसआर में FYP 5 ईयर प्लान्स थे, वैसे ही इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करा। आइडिया बहुत सिंपल था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी, कितनी इसकी इनकम होगी, कितने उसका वो स्पेंड करेगी, क्या क्या चीज़ें, एक आइडिया वो है कि एक हम एस्टिमेशन कर रहे हैं कि ओके इतनी उसकी इनकम होगी, इतना एक्सपेंडिचर होगा, और ये चीज़ वो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो जैसे कि बजट एक सेटअप करा जाएगा, और सेंट्रल बजट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना मिलना चाहिए, और इसके हिसाब से जो मतलब बजट के हिसाब से जो कि सेंट्रल और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा था। एक था नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट जो है वो रूटीन आइटम्स पे खर्चा होता है, और जो ऑन अ ईयरली बेसिस, और प्लान बजट जो है वो 5 ईयर बेसिस पे स्पेंड होता है। तो ये जो है वो प्लान ने जैसे प्रायोरिटीज़ फिक्स करी थी 5 ईयर प्लान में, उस हिसाब से ये प्लान बजट और नॉन प्लान बजट। तो एक 5 ईयर प्लान जो है उसके पास एक एडवांटेज था कि वो गवर्नमेंट को फोकस करने देती है एक बड़े पिक्चर पे कि लॉन्ग टर्म में कंट्री में किस तरीके की इकोनॉमी को हमें वो डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से इकोनॉमी को चेंज करना चाहिए। तो ये 5 ईयर प्लान का एक वो था जिसमें नॉन प्लान एंड प्लान बजट। नॉन प्लान बजट मतलब डेली रूटीन की चीज़ें हो गई जिसपे गवर्नमेंट को खर्चा करना है, जैसे कि मे भी हो सकता है कि आप पेंशन्स दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये। एंड प्लान बजट जो कि एक 5 ईयर बेसिस पे स्पेंड होता है, मतलब हर 5 साल में जिस चीज़ के ऊपर कुछ खर्चा करने की ज़रूरत है वो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट है और जो एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट है, मतलब एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट, ये रिलीज़ हुआ था दिसंबर 1951 में, और इसने लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करी थी। हर वॉक ऑफ लाइफ से जो लोग थे, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियन, सब इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, सबके अलग अलग। ये तो हम आज भी देखते हैं, जैसे ही बजट आता है ना टीवी के सामने सभी लोग बैठ जाते हैं, एंड मतलब जैसे ही बजट रिलीज़ होता है तो सब अपनी अपनी विशेष टिप्पणियाँ देना शुरू करते हैं कि अरे ये गलत है, इससे ऐसा होगा, ये गवर्नमेंट का इसका मतलब ये, तो सब सडनली सब लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं इस टॉपिक पे, राइट। सो ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन ये बात है कि जो एक्साइटमेंट उस टाइम पे था वो आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा मैनीफोल्ड था। जो एक्साइटमेंट था वो उसकी पीक पे पहुंचा विद द लॉन्च ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में, और सब कुछ बहुत मतलब कंटिन्यूड रहा थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 के साथ। जो फोर्थ प्लान जो था वो 1966 में स्टार्ट होना था, लेकिन इस टाइम तक जो ये प्लानिंग की जो नॉवेल्टी थी, जो इतना एक्साइटमेंट था, जितना इसके साथ इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो अब डिक्लाइन हो चुका था बहुत कुछ, और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था। गवर्नमेंट जो है उसने सोचा कि चलो एक प्लान हॉलीडे ले लेते हैं, मतलब ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक छोटा सा गैप ले लेते हैं, इसके बाद अब हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है इसको रिलीज़ करेंगे। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म इमर्ज हुए दोनों तरीके से, मतलब जिस प्रोसेस से हम इस चीज़ को डील कर रहे थे कि, और प्लान्स में जो हमने प्रायोरिटीज सेट करी थी, हर चीज़ को लेकर बहुत सारे क्रिटिसिजम्स थे, लेकिन जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो तब तक एक फर्म प्लेस में पहुंच चुका था। ओके, ये नेवर से डाई, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विलेज रियलिटी। तो ये बता रहा है कि कैसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में हमेशा हम लोग इंक्लूड तो करते कि यार विलेज के ये है वो है, लेकिन मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो काफ़ी टूटा फूटा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और विलेज रियलिटी सेंट्रलाइज प्लानिंग से काफ़ी अलग है, काफ़ी ऊपर है, मतलब जैसा उसमें दिखाया जा रहा है उससे इतना नहीं है, उसकी रियलिटी बहुत ही अलग है। लेकिन नेवर से डाई मतलब कोशिश करते रहो। सो दिस इज अ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 5 ईयर्स के लिए प्लान था ये। इसने कंट्री की इकोनॉमी को, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि कंट्री की इकोनॉमी को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। KN राज जो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, वो इस प्लान के ड्राफ्ट में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने आर्ग्यू करा था कि इंडिया को धीरे धीरे जल्दी करना चाहिए। समझ रहे हो आप, हेसन स्लोली, मतलब धीरे धीरे। फॉर फर्स्ट 2 डेकेड्स डेवलपमेंट का जो रेट है
वो फास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो फास्ट होगा तो वो डेमोक्रेसी को इंडेंजर कर देगा। तो हमें डेवलपमेंट की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। ये के.एन. राज ने, एक यंग इकोनॉमिस्ट ने बोला था। तो जो पहला 5 ईयर प्लान थे उसने उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, उसने मेन इशू जिसको एड्रेस करा था वो एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर, और इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया गया था कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डैम्स में और इरिगेशन में। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा इसको लॉस हुआ था पार्टीशन की वजह से, और इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे एलोकेशंस में बनाए गए थे, जैसे भाखरा नंगल डैम के लिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बजट साइड में रखा गया था। प्लान ने आइडेंटिफाई करा कि एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होना चाहिए कंट्री में, और इस एज क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज लैंड जिसके हाथों में है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ज़मींदार वगैरह के जो हाथों में आज लैंड, मेजर लैंड है, वो एक ऑब्स्टिकल है एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। तो इसलिए इसका फोकस था कि हमें रिफॉर्म्स करना है, और रिफॉर्म्स जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्लानर्स का एक बहुत ही बेसिक एम ये था कि हम नेशनल इनकम की लेवल को इंक्रीज़ करें, जो तभी हो पाएगा अगर लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी। तो मतलब अगर लोग जितना खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा बचाएंगे, तब जाके नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो पाएगी। तो बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग जो थी वो ऑलरेडी 1950s में बहुत ही कम थी, तो वो और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पा रही थी। 1950s में ऑलरेडी जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम था, तो इससे ज़्यादा ये बात तो अब तय हो चुकी थी कि इससे ज़्यादा तो अब इसको और कम नहीं किया जा सकता है। तो प्लानर्स ने सोचा कि चलो हम सेविंग्स को पुश अप करते हैं। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि कैपिटल स्टॉक मतलब कंट्री के पास ऑलरेडी इतना पैसा था नहीं कि वो ईजिली इसको डिस्ट्रीब्यूट करे सेविंग्स बढ़ाने के लिए। तो टोटल जितने लोग थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे, वो तो बहुत ज़्यादा थे, उसके पास कैपिटल स्टॉक कंट्री के पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी लोगों की सेविंग जो है वो फर्स्ट फेज़ में जो वो है वो थोड़ी सी बढ़ी अंटिल द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। मतलब कुछ 10-15 साल तक लोगों की सेविंग्स में इंक्रीज ज़रूर हुआ, लेकिन ये राइज जो था ये बहुत ही कम लेवल पे था, और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। धीरे धीरे करके अर्ली 1960s के बाद से लेकर 1970s तक सेविंग्स की जो प्रोपोर्शन है वो और ज़्यादा गिर गए, बढ़े नहीं, बहुत ज़्यादा और गिर गए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो सेकंड FYP था, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसने स्ट्रेस किया था अब हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। इसको ड्राफ्ट किया था एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने और प्लानर्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ PC महालनोबिस। जो फर्स्ट प्लान था उसने पेशेंस बोला था, कि उसने बोला था कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करो। लेकिन सेकंड चाहता था कि हम लोग क्विकली स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करें, और जितने पॉसिबल डायरेक्शन में हो सके फटाफट चेंजेस करके हम लोग आगे बढ़ें। तो मतलब ये बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज, कांग्रेस पार्टी ने एक सेशन रखा था, और उसमें जो सेशन था वो अवधि के पास था, मतलब उस टाइम पे जो मद्रास की सिटी थी उसके पास अवधि थी वहाँ पर, और यहाँ पर उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था। इस सेशन में कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि कंट्री जो है वो एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट करेगी, और वही उसका गोल था। और ये चीज़ जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान में रिफ्लेक्ट हुई थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैरिफ्स सेक्शन किए थे इंपोर्ट्स के ऊपर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए। तो ये बात तो है कि जितने भी बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ के इंपोर्ट्स होंगे उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्सेस और टैरिफ्स लगाए गए थे। ओके, ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ने दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करा ग्रो करने के लिए। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही थी इस पीरियड में, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर डेवलप हो पा रही थी। ठीक है, तो ऐसा एक पुश था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट टर्निंग पॉइंट आया। तो इससे जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान से एक टर्निंग पॉइंट आया इंडिया के डेवलपमेंट में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक पुश मिला। PC महालनोबिस ये एक साइंटिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, इंटरनेशनल रिप्यूट के थे, मतलब बहुत ही इंटरनेशनली ये पॉपुलर थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, सेकेंड प्लान के आर्किटेक्ट थे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर थे, और चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का एक्टिव रोल हो। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान के प्रॉब्लम भी थे। इंडिया जो था वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, तो उसको बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी खरीदने में स्पेंड करना पड़ा था। इसके अलावा जो इंडस्ट्री जो थी, जो मोर इन्वेस्टमेंट, द इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट दैन एग्रीकल्चर, द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्जेस्ट। अब हुआ क्या कि
सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करा। इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ज़्यादा अटेंशन और रिसोर्सेज अट्रैक्ट करे, तो अब एग्रीकल्चर, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ती जा रही थी। तो इंडियन प्लानर्स ने सोचा कि यार हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। जो थर्ड प्लान था वो सेकंड प्लान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, मतलब वो बहुत कुछ सिमिलर ही था। जो क्रिटिक्स है, जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो प्लान स्ट्रैटेजीज उस टाइम पे थी वो अनमिस्टेकेबल अर्बन बायस की थी। ठीक है, वो एक अर्बन बायस को दिखाते थे, उसमें रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं था, अर्बन डेवलपमेंट का था। बाकी लोग के क्रिटिक्स, उनको लगा कि यार इंडस्ट्री को गलत प्रायोरिटी दी गई है, हमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। ये लोग भी थे जो चाहते थे कि कैसे डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रेदर देन दी हेवी वंस, मतलब आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, जैसे कि जूट, कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ये 3 मेजर क्रिटिक्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं, मतलब 3 मेजर क्रिटिक्स हमें थर्ड 5 ईयर प्लान की यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, मेजर हेड्स ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान में। एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 15.1% और सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो वो 11.8% तक हो गया। तो मतलब कितना एलोकेशन हुआ फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान में, परसेंटेज में कितना अटेंशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन हुआ, ये उसको दिखा रहा है। तो देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम देखेंगे कि इरिगेशन और ये जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सोशल सर्विसेज जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, पावर जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ये सब में इनको ज़्यादा फोकस दिया गया। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री और माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये नेसेसरी नहीं है कि प्लानिंग जो है वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड ही होगी, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि प्लानिंग का मतलब सिर्फ बिग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और लार्ज प्रोजेक्ट्स को ही के बारे में ही है। एक केरला मॉडल की हम यहाँ पर बात करेंगे जिसने एक ऐसे पाथ को वो करा है, एक वो डेवलप करा है, जो कि मतलब इसमें केरला मॉडल के हिसाब से प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है वो स्टेट ऑफ केरला ने अंडरटेक करा है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि स्टेट वाइज प्लानिंग। तो स्टेट ऑफ केरला ने अपना खुद का एक पाथ बनाया। मतलब केरला ने क्या करा, फोकस करा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लैंड रिफॉर्म के ऊपर, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर। तो भले ही इसकी लो पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी और इसका इंडस्ट्रियल बेस बहुत ही एक रिलेटिवली वीकर इंडस्ट्रियल बेस था केरला, लेकिन इसने नियरली टोटल लिटरेसी अचीव करी है, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अचीव करी है, लो इन्फेंट और फीमेल मोर्टेलिटी रेट्स अचीव करे हैं, लो बर्थ रेट्स एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर। इतनी चीज़ें, इतना डेवलपमेंट केरला अचीव कर पाया है क्योंकि उसने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करी है, मतलब केरला के स्टेट ने अपने खुद के लिए प्लान्स बनाए हैं। तो 1987 से 1991 तक लेकर जो गवर्नमेंट है उसने न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव को लॉन्च करा, जिसमें बहुत सारे कैंपेन्स है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इंक्लूडेड थे टोटल लिटरेसी, स्पेशली साइंस और एनवायरनमेंट में। और ये डिज़ाइन था, ये मतलब लोगों को, ताकि डायरेक्ट लोगों को डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन मिले, इसके लिए ये डिवाइस करा गया था। और वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलप करे गए थे। तो स्टेट ने एक और इनिशिएटिव लिया था कि जो लोग हैं वो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्लान्स बनाए और प्लानिंग और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। की कंट्रोवर्सीज, जो स्ट्रैटेजीज थी डेवलपमेंट के लिए, वो अर्ली ईयर्स में तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज करा और डिस्प्यूट्स को रेज करा। पहला था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं बड़े क्वेश्चन को कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में ज़्यादा पब्लिक रिसोर्स किसको अट्रैक्ट होना चाहिए, किसके पास ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए। तो बहुत लोगों को लगा कि सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था उसमें एग्रेरियन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट लैक करती थी, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर इतना फोकस नहीं था, एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं कर पाया था, और एम्फेसिस थी वो ज़्यादा ही इंडस्ट्री के ऊपर करी गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे JC कुमारप्पा, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को एम्फेसिस करा था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, लेकिन वो कहाँ पर हो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे।
चौधरी चरण सिंह जो एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने बाद में भारतीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय लोक दल का फॉर्मेशन करा और उन्होंने यही केस को आर्टिकुलेट करा कि एग्रीकल्चर जो है वो सेंटर की प्लानिंग का सेंटर होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस, प्राइमरी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर को देना चाहिए। चौधरी चरण सिंह के इसके बहुत बड़े एडवोकेट थे। तो उन्होंने ये कहा कि प्लानिंग जो था इसका मतलब था कि अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्शन में प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन वो जो हो रही थी, जो मतलब चौधरी चरण सिंह का कहना था कि जो अभी जो प्लानिंग हो रही है वो अर्बन पॉपुलेशन के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्शन के लिए, लेकिन वो किसके एक्सपेंस पे हो रही है, किसको सफ़र करना पड़ रहा है, फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन को। ये देख रहे थे जेसी कुमारप्पा, इनका ओरिजिनल नेम था जेसी कॉर्नेलियस, इकोनॉमिस्ट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इंग्लैंड और यूएसए में स्टडी करा था, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने ट्राई किया था कि गांधीयन प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अप्लाई करे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के ऑथर थे, प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे। बाकी लोगों को, एक हमने चौधरी चरण सिंह और एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरफ देखा, बाकी लोगों को लगता था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में चेंज करे बिना हम लोग साइकिल ऑफ पॉवर्टी से नहीं निकल सकते। तो आधे लोगों को लगता था कि यार इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होना चाहिए। वो आर्ग्यू करते थे कि इंडियन प्लानिंग में मतलब इंडिया की प्लानिंग में एग्रीकल्चर को मतलब फोकस मिल गया है, ऐसा नहीं है ताकि जिससे कि मतलब इनफ फोकस मिल गया कि वो फूड प्रोडक्शन जो है वो उसको बूस्ट कर सके। स्टेट ने लैंड रिफॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी इनफ लॉज बना लिए हैं। तो उन्होंने ये भी प्रपोज करा था प्रोग्राम्स कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारा पैसा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी उन्होंने एलोकेट करे हैं। तो फेलियर ये नहीं था, पॉलिसी का फेलियर नहीं था, लेकिन फेलियर किस बात में था, नॉन इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि जो लैंड ओनिंग क्लासेस थी उनके पास बहुत ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल पावर थी। इसके अलावा वो ये भी आर्ग्यू करते कि अगर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा और पैसा स्पेंड करा होता तो उससे रूरल पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो मतलब वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि एग्रीकल्चर नहीं, इंडस्ट्री के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर की डिबेट थी। अब सेकंड जो है वो हमने क्या देखा, पहला क्या है कि दो डिस्प्यूट्स थे, एक था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, दूसरा डिस्प्यूट था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का। इंडिया ने दोनों ही पाथ ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करा, ना उसने कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करा, ना ही उसने सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करा। ठीक है, कैपिटलिस्ट मॉडल मतलब पूरा के पूरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाएगा, और ना ही सोशलिस्ट मॉडल मतलब पूरी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगी। उसने क्या करा, दोनों मॉडल से एलिमेंट्स लिए और इन दोनों को मिलाकर इंडिया के लिए कुछ यूनिक ही पाथ को करा। इसीलिए हम लोग हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह भी डिस्क्राइब करते थे। वो जो पाथ था, जो प्लान था, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह भी डिस्क्राइब किया जाता है। जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री था वो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था। स्टेट क्या कंट्रोल करती थी, हैवी इंडस्ट्रीज, उसने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करा, ट्रेड को रेगुलेट करा और कुछ एग्रीकल्चर में क्रूशियल इंटरवेंशंस करे। तो इस तरीके से दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। एक मिक्स्ड मॉडल जो था ये ऑफ कोर्स ओपन टू क्रिटिसिज्म था, दोनों तरफ से, लेफ्टिस्ट भी और राइटिस्ट ग्रुप्स दोनों तरफ से। इसके क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते थे कि प्लानर्स ने प्राइवेट सेक्टर को इनफ दिया ही नहीं, इतनी जगह नहीं दी, इतना स्टिमुलस नहीं दिया कि वो ग्रो कर सके। पब्लिक सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसका इंटरेस्ट जो था वो उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की वजह से प्राइवेट कैपिटल में बहुत हर्डल्स, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली जिस तरीके से लाइसेंसेस को इंस्टॉल किया जा रहा था या इन्वेस्टमेंट के लिए परमिट दिए जा रहे थे उस हिसाब से। स्टेट की पॉलिसी ये भी कहा जाता था कि स्टेट की पॉलिसी जो है वो गुड्स के इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, और ये जो है and that could be produced, मतलब moreover the state's policy to restrict import of goods that could be produced in the domestic market with little or no competition left the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper। तो बात क्या हो रही है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो उसको मतलब जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने पब्लिक सेक्टर को इतना ज़्यादा वो दे दिया है, फोकस दे दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रो करने के लिए जगह नहीं बची। और जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस दे रही थी, इन्वेस्टमेंट के लिए परमिट्स दे रही थी, प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पाया। वो ये भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने ये सोच के इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा टैरिफ लगाए थे कि यार डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सेव करना है,
लेकिन इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वो चीज़ इम्प्रूव ही नहीं कर पाई ये चीज़ें, क्योंकि उसको ये इनकरेजमेंट ही नहीं मिला। अब देखिए, अगर बाहर से गुड्स इंपोर्ट होते तो डोमेस्टिक सेक्टर अपने आप इम्प्रूव करने की कोशिश करता, अपने प्रोडक्ट्स को चीप बनाता, एक कॉम्पिटिशन रहता। तो जो क्रिटिक्स है इसके, वो जो प्राइवेट सेक्टर्स के सपोर्टर है, वो यही कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स के पास ग्रो करने के लिए ना स्पेस बची, ना स्टिमुलस बचा। स्टेट्स ने अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा ही कंट्रोल करा और इस वजह से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हुई और बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ। फिर दूसरी तरफ से क्रिटिक्स थे जो ये कहते थे कि स्टेट ने अपना इनफ रोल नहीं लिया। वो ये पॉइंट आउट करते थे कि स्टेट को पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर के ऊपर जितना पैसा खर्च करना चाहिए था, स्टेट ने वो नहीं करा। स्टेट ने सिर्फ उसी एरियाज में इंटरवीन करा जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रिपेयर नहीं थी। मतलब इनका कहना यह था कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी और स्टेट ने इतना काम नहीं करा था। तो वो ये कह रहे थे कि स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कराई कि वो अपना खुद का प्रॉफिट बनाए। ऑल्सो लोगों, मतलब गरीब लोगों की मदद करने की बजाय स्टेट ने क्या करा, नया एक मिडिल क्लास बना दिया जो कि हाई सैलरीज के प्रिविलेजेस भी इंजॉय करता है और वो इतना अकाउंटेबल नहीं है। तो पावर्टी तो कम हुई नहीं और ज़्यादा इंक्रीज हो गई और पुअर का प्रपोर्शन रिड्यूस हुआ, तो भी नंबर्स जो है वो ऊपर जाते गए। तो इस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी के दोनों ही क्रिटिक्स, मतलब पूरी तरफ से ये तो क्रिटिसाइज हो गया, लेफ्टिस्ट ने भी राइटिस्ट ने भी, जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा और पब्लिक सेक्टर वालों उन्होंने भी क्रिटिसाइज कर दिया। ये देखिए, स्ट्राइक द पब्लिक सेक्टर फॉर सेंट्रल मिनिस्टर्स लाल बहादुर शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, कैलाशनाथ कटजू, जगजीवन राम, टी कृष्णामाचारी, स्वरण सिंह, गुजारीलाल नंदा एंड बी.वी. केसकर। ये बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये कितनी टाइट और एकदम बारीक सी रोप पे चल रहे हैं। मतलब दोनों को उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि मेजर जो लीडर्स थे गवर्नमेंट में उनको पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी। मतलब पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होने का कंसेंसस ज़्यादा था। ये देख सकते हैं कि आप क्लियरली दिख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के लिए कंसेंसस ज़्यादा हैवी था। मेजर आउटकम्स, जो 3 ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करे थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जो हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में यहाँ पे वो करे, उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूव हुआ। डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये चीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूव हुई इस चैलेंज को ओवरकम करना। लैंड रिफॉर्म जितने इफेक्टिवली होने चाहिए थे उतने हुए नहीं। पॉलिटिकल पावर जो है वो लैंड ओनिंग क्लासेस के हाथों में ही ज़्यादातर रही। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बेनिफिट करना कंटिन्यू रहे, जबकि पावर्टी कम हुई नहीं। तो ये जो अर्ली इनिशिएटिव्स थे प्लान डेवलपमेंट के लिए, वो ये रियलाइज़ करने के लिए बेस्ट थे कि जो गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ये है कि कंट्री और पूरे सिटीजन का, सभी सिटीजन्स का वेलबींग हो। तो गोल्स ऑफ इकोनॉमिक, मतलब द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स, कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सभी सिटीजन्स का वेलबींग हो। तो ये इनेबिलिटी थी, मतलब उनका गोल तो उनको रियलाइज़ हो गया, लेकिन वो इस चीज़ को इस डायरेक्शन में प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले पाए। एंड इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम थी, पहले स्टेज पे जो प्रॉब्लम थी वो अब एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो वो लोग जो इससे बेनिफिट हो रहे थे फ्रॉम अनइक्वल डेवलपमेंट, उनको वो इतने ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल बन गए, उस वजह से जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में जाना हमारा और भी मुश्किल हो गया। आप समझ रहे हैं बात को, कि गोल हमारा तो समझ में आ गया था कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सिटीजन्स का वेलबींग भी हो, सिटीजन्स का भी डेवलपमेंट हो, लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हुआ था कि पहले जो अनइक्वालिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में वो और ज़्यादा बढ़ गई। और अब इसके साथ एडिशन में हुआ ये कि जो लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे थे, जो लोग अब बहुत ज़्यादा रिच थे, इनको इकोनॉमिक वो हो रहा था, बहुत ही प्रॉफिट हो रहा था, अब उनके पास पावर भी आ गई, पॉलिटिकल पावर भी आ गई। तो इस वजह से और भी ज़्यादा उस डायरेक्शन में सभी के लिए काम करना कम हो गया। फाउंडेशन, एन असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ दिस अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट मस्ट बिगिन बाय एक्नॉलेजिंग, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका असेसमेंट अगर करना हो, ये पहली जो फेज था प्लान डेवलपमेंट का, इसके क्या क्या आउटकम्स थे, इसको एक्नॉलेज करने के लिए हमें पीरियड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर लेट, हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे, कि इस पीरियड में, मतलब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वही पीरियड था जब इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का फ्यूचर का फाउंडेशन इस पीरियड में ले डाउन करा गया था।
कुछ सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में हुए थे, वो इसी टाइम पर हुए थे। जैसे कि मेगा डैम्स का कंस्ट्रक्शन, जैसे भाखरा नंगल डैम, हीराकुद डैम इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में, स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सब का जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुई थी। ये इनिशियल फेजेस में ही स्टार्ट हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो इम्प्रूव हुआ था, देर से हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है, लेकिन फिर भी जो लेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है प्राइवेट सेक्टर में हुआ है, वो इन फाउंडेशंस के बिना पॉसिबल नहीं था। तो ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कैंपेन रीचेस द विलेज। In a way, the advertisements stuck or written on walls gave an accurate introduction to the villagers' problems and how to solve them. For example, the problem was that India was a farming nation, but farmers refused to produce more grain out of sheer perversity. The solution was to give speeches to farmers and show them all sorts of attractive pictures. These advised them that if they don't want to grow more grains for themselves, then they should do so for nation. As a result, the posters were stuck in various places to induce farmers to grow grain for the nation. The farmers were greatly influenced by the combined effect of the speeches and posters, and even most simple-minded cultivator began to feel the likelihood of there was some ulterior motive behind the whole campaign. बात ये थी कि जो फार्मर्स थे इस टाइम पर, वो लोग ग्रो ही नहीं कर रहे थे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहे थे, तो इनको इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि स्पीचेस दी जानी चाहिए, पोस्टर्स चिपकाने चाहिए, जिससे फार्मर्स को एनकरेज किया जाए कि ठीक है आप अपने लिए मत ग्रो करो, लेकिन देश के लिए करो, देश की सेवा करो, देश के लिए करो। तो स्पीचेस दिए गए, पोस्टर्स दिए गए, इसने कहीं ना कहीं सबसे सिंपल माइंडेड कल्टिवेटर के दिमाग में भी डाल दिया कि यार ये पूरा जो कैंपेन हो रहा है ना कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, देश के लिए करो, देश की सेवा करो, ये हो वो हो, आप हमारे देश के फार्मर्स हो, आप तो ये हो, ये इसका कोई अल्टीरियर मोटिव था। एक एडवर्टीजमेंट था जो बहुत ज़्यादा वेल नोन हो गया था शिवपालगंज में। ये क्या शो कर रहा था, एक हेल्दी फार्मर है जो पगड़ी बांधे, सर पे पगड़ी बांध के, इयररिंग्स गले वगैरह में पहन के, क्विल्टेड जैकेट, मतलब ऐसा मोटा सा जैकेट पहन के, एक क्विल्टेड वाला जैकेट पहनकर एक बड़ा सा वीट का जो क्रॉप है उसको सिकल से काट रहा है। मतलब वो जो सिकल होती है ऐसे सी शेप की होती है, उल्टी सी शेप की होती है, उससे वो एक हार्वेस्टिंग कर रहा है गेहूँ की। एक वुमेन जो एक औरत जो है वो उसके पास खड़ी थी और वो उससे बहुत खुश थी और वो हंस रही थी, और ऐसे हंस रही थी जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कोई ऑफिशियल हो, तो वो इस तरीके से हंस रही थी। इस पिक्चर के नीचे लिखा था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ग्रो मोर ग्रेन। तो फार्मर्स जो थे, जो विथ इयरिंग्स एंड क्विल्टेड जैकेट, हु वर ऑल्सो स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश, वर एक्सपेक्टेड टू बी वन ओवर बाय द इंग्लिश स्लोगन्स। मतलब जो लोग इंग्लिश जानते थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि इंग्लिश स्लोगन से वो लोग इम्प्रेस हो जाए, और जो लोग हिंदी के स्कॉलर्स थे वो हिंदी वर्जन से इम्प्रेस होने के लिए इसका इंटेंशन था। एंड जिन लोगों को दोनों ही लैंग्वेजेस पढ़ना नहीं आता था, वो इन फिगर से, इस पिक्चर से समझ जाए कि इसका मतलब क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये होप करा था कि जल्दी से जल्दी ये जब मैन और हंसती हुई औरत को देखेंगे तो फार्मर जो है वो पोस्टर से हटके और फटाफट ज़्यादा ग्रेन और ज़्यादा उगाना शुरू कर देंगे। ये ट्रांसलेशन है राग दरबारी से बाय श्रीलाल शुक्ला। ये एक सटायर, ये पूरा जो है वो एक विलेज शिवपालगंज में सेटअप है, उत्तर प्रदेश 1960s में। लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये पीरियड वाला जो वाला पीरियड है, इसने एक बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट विटनेस करा कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स हो। ये सब परहैप्स सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और सक्सेसफुल इसका था, वो था कॉलोनियल सिस्टम ऑफ ज़मींदारी का अबॉलिश होना। सबसे सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म का जो पॉलिसी था वो था अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ये बोल्ड एक्ट जो था, इसने लैंड को मतलब एक बड़ी पॉपुलर क्लास के हाथों से, उनके कब्जे से रिलीज़ करा, जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो सिर्फ ज़मीन को ऐसे अपने पास दबा के बैठे हुए थे। और इसने लैंडलॉर्ड्स की कैपेसिटी को भी कम करा कि वो पॉलिटिक्स में डोमिनेट ना कर पाए। तो अटेम्प्ट्स करे गए कि लैंड को पहले सीज करा जाए अपने साथ, फिर उनको फिर जो छोटे टुकड़े हो गए थे ना लैंड को, उनको साथ मिला के थोड़ा सा बड़ा पीस ऑफ लैंड बनाया जाए और फिर इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए, इतना बड़ा बनाया जाए कि फार्म साइज़ के लिए वो अप्रोप्रिएट हो, ताकि वो एग्रीकल्चर उसमें करी जा सके।
तो अभी तक ये जो था ये फेयरली सक्सेसफुल था, ये जो ये ज़मींदारी हटाना, ये छोटे टुकड़ों को बड़े में करके ये करना, ये अभी तक सक्सेसफुल था। लेकिन और जो कंपोनेंट थे लैंड रिफॉर्म्स के जो कि बहुत कम सक्सेसफुल थे, क्या थे? लॉज जो थे वो अपर लिमिट के लिए तो थे, यानी सीलिंग कि कितना एग्रीकल्चर लैंड एक पर्सन कर सकता है, मतलब एक इंसान जो है वो कितना एग्रीकल्चर लैंड को ओन कर सकता है। पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेड द लॉ, इसका एक लिमिट ये था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था ना वो लॉ से बच के निकल गए। उसी तरीके से एक और प्रॉब्लम थी टेनेंट्स की, जो किसी और के लैंड पे काम करते थे, उनको ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी दी गई थी कि उनको ऐसे हटाया नहीं जा सके, कि आप इविक्ट नहीं करा जा सके, प्रॉपर एग्रीमेंट हो तब जाके सब चीज़ें जो है प्रायर डिसाइड की जाए। लेकिन ये लॉ जो है ये भी इतना काम नहीं करा, टेनेंट्स की सिक्योरिटी नहीं बढ़ी, टेनेंट्स को लेकर इससे कोई फ़र्क नहीं आया। तो इतना इजी नहीं था कि इन वेल मीनिंग पॉलिसीज़ को एग्रीकल्चर का एक कि इनको एक जेन्युइन और इफेक्टिव एक्शन में टर्न कर सके हम लोग। ये तभी हो सकता था अगर जो रूरल लैंडलेस पुअर थे, जो कि गाँव में रह रहे थे, लैंडलेस थे, वो अगर साथ में इकट्ठा होकर कोई बड़ा एक्शन लेते तो। लेकिन जो लैंड ओनर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। तो बहुत सारे प्रपोजल्स लैंड रिफॉर्म्स के वो कभी लॉ बन ही नहीं पाए, और जब वो बन भी पाए तो वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और सिर्फ पेपर पे रहे, क्योंकि लैंड ओनिंग जो थी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पावर बहुत ज़्यादा था। ये दिखाता है हमें कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि इस पार्ट ऑफ द मतलब एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन इन सोसाइटी। और ये हमें ये दिखाता है कि भले ही कुछ लीडर्स थे जिनकी इच्छा सही थी, मतलब जो हमारे टॉप लीडर्स थे वो सही बात चाह रहे थे कि अच्छा हो, लेकिन जो ऐसे डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स थे वो हमेशा से पॉलिसी मेकिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेते थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हिंडर अपना काम करवा लेते थे। फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो गई 1960s में। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो थी फूड पॉपुलेशन का, जो फूड प्रोडक्शन का, वो ऑलरेडी 1940s 1950s में बहुत कम था। मतलब बेरली जितना पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है ना, उससे थोड़ा बहुत ऊपर था बस। 1965 और 67 में क्या हुआ, इतने ड्राउट्स आए पूरी कंट्री के बहुत अलग अलग पार्ट्स में। और हम अगले चैप्टर में जैसे पढ़ेंगे, ये वो पीरियड था जब कंट्री ने 2 वॉर्स को फेस करा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना वॉर, 2 बड़े बड़े वॉर्स को फेस करा था। और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बिल्कुल नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई, फेमाइन, सूखा, अकाल पड़ गया, और ऐसी कंडीशन लगभग पूरे देश में थी। तो बिहार में था जहाँ पर फूड क्राइसिस वो सबसे ज़्यादा फील करा गया था, क्योंकि इसमें एक नियर फेमाइन सिचुएशन फेस कर रहा था ये स्टेट। फूड शॉर्टेज जो था वो इतना ज़्यादा कम था बिहार के इसमें कि 9 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो अपने नॉर्मल आउटपुट से आधा प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे थे, आधे प्रोडक्शन से भी ज़्यादा उनका, मतलब 50% से भी कम प्रोडक्शन हो पा रहा था उनके फूड ग्रेन्स का। इसके 5 डिस्ट्रिक्ट और जो थे, मतलब इन 9 में से 5 डिस्ट्रिक्ट जो थे तो 1/3 से भी कम कर रहे थे, मतलब जितना वो नॉर्मली करते थे, मतलब 33% से भी कम फूड प्रोडक्शन हो रहा था। तो फूड डेप्रीवेशन जो था वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अक्यूट प्रॉब्लम था और बहुत ही वाइड स्प्रेड था, माल न्यूट्रिशन बहुत वाइड स्प्रेड था। ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि कैलोरी इंटेक जो थे वो 2200 पर कैपिटा डे से 2200 से 1200 में गिर गई थी। मतलब आप समझ रहे हो, रिक्वायरमेंट कितने की थी, 2450 की, 2450 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट एक पर्सन की, वो गिर गई 2200, मतलब और इतनी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ओरिजिनल जो उनकी कैलोरी इंटेक थी वो 2200 थी, 2200 से आधी हो गई, 1200 हो गई। डेथ रेट बिहार में 1967 में 36% से भी, मतलब 36% हायर था, जितनी डेथ्स होती थी उससे 34% ज़्यादा था। और फूड प्राइसेस जो थे वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही हाई थे बिहार में इस साल में, और जब उसको बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट के कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा थे। गेहूँ और चावल की बात जहाँ करें, इसकी इनकी प्राइसेस की बात करें तो वो ट्वाइस से भी ज़्यादा थे, मतलब मोर देन देयर प्राइसेस इन मोर प्रॉस्परस पंजाब। तो वो वाले पार्ट्स ऑफ पंजाब जहाँ पे ऑलरेडी अच्छी खासी जो अच्छी बासमती चावल और ऐसे जो अच्छी क्वालिटी के गेहूँ मिलते, तो वहाँ जो उनकी प्राइस थी उससे भी डबल से भी ज़्यादा प्राइस जो थी वो बिहार में थी। नॉर्मल सिर्फ गेहूँ और चावल के खाने के लिए, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए भी, कोई अच्छी बहुत क्वालिटी और ऐसी वाले रेयर वाले भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी जोनिंग पॉलिसीज़ करी, जिसने
गवर्नमेंट की ऐसी जोनिंग पॉलिसीज़ थी उस वक्त कि जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खाना नहीं जा सकता था। इस वजह से बिहार में और ज़्यादा खाने की कमी पड़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो पुअरेस्ट सेक्शन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा, उनके पास बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था कि खाना मिल पाए। ये फूड क्राइसिस के बहुत कॉन्सिक्वेंस हुए थे। गवर्नमेंट को बहुत ही हाई रेट्स पे वीट इंपोर्ट करना पड़ा था, फॉरेन एड एक्सेप्ट करना पड़ा था, मेनली यूएस से। अब पहली प्रायोरिटी प्लानर्स की थी कि कैसे तैसे करके हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि हमें खाना इंपोर्ट ना करना पड़े। तो जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस थी उसका एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और प्राइड था, वो मतलब जो ये पूरी प्लानिंग प्रोसेस में इस वजह से, इस फूड क्राइसिस की वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था। द ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, इसके बाद यस सॉरी, ये मैं आपको आई एम रियली सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन। फूड क्राइसिस तो हो ही रही थी, और कंट्री जो थी वो एक्सटर्नल प्रेशर्स को लेकर बहुत वल्नरेबल थी, फूड एड पे डिपेंडेंट थी, और मेनली यूनाइटेड स्टेट्स से थी। जो यूनाइटेड स्टेट्स से इस टर्न में इंडिया को पुश करा कि अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करो, अगर आपको फूड चाहिए, इंपोर्ट्स चाहिए, तो आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम पे एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी एग्रीकल्चर के लिए, जिससे फूड सफिशिएंसी को इंश्योर कर पाए। तो पहली उसकी पॉलिसी क्या थी कि उन एरियाज़ को ज़्यादा सपोर्ट दो जहाँ पे फार्मर्स जो है वो ज़्यादा पीछे थे, मतलब उन एरियाज़ को इक्वल लाने की कोशिश करो। लेकिन अब ये डिसाइड करा गया कि ज़्यादा रिसोर्सेज उन एरियाज़ में पुटअप करो जहाँ पे ऑलरेडी मतलब अच्छा खासे थोड़े से वेल बीइंग एरियाज़ है, जो कि थोड़े बहुत वेल ऑफ है। इसका आर्ग्यूमेंट था कि जो ऑलरेडी जिनके पास थोड़ी सी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, वो अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा छोटे टाइम में इंक्रीज़ कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को, HYV सीड्स को ऑफ़र करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स ऑफ़र करे, पेस्टिसाइड्स ऑफ़र करे, बेटर इरिगेशन ऑफ़र करा हाईली सब्सिडाइज रेट पर। तो गवर्नमेंट का क्लेम यही था कि जहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर हम अगर थोड़ा सा और पुश करेंगे तो छोटे मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट थी उसने एक ये भी गारंटी दी थी कि फार्मर्स से एक गिवन प्राइस से उनका प्रोड्यूस लेंगे। तो ये सिर्फ बिगनिंग था जो कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। जो रिच प्रेजेंट्स और लार्ज लैंड ओनर्स थे वो तो इसके बहुत ज़्यादा बड़े बेनिफिशरीज थे, उनको इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने एक मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ ही नहीं दिया था, मतलब एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ हुआ ही था और मेनली वीट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ ही था। उसने पूरी कंट्री में फूड अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया था, और उसने एक और काम करा था कि क्लासेस और रीजन्स के बीच में पोलराइजेशन डिफरेंसेस थे वो और ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे कि कुछ ऐसे रीजन्स थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो कि एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बन गए थे, और कुछ ऐसे एरियाज थे जो बिल्कुल ही बैकवर्ड रह गए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दो और इफेक्ट थे इसके अलावा, एक तो ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में, एक पोलराइजेशन ज़्यादा ही हो गया, जो डिफरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दो और इसके इफेक्ट्स ये थे कि एक इफेक्ट तो ये था कि बहुत सारे पार्ट्स में पुअर पेजेंट्री और लैंडलॉर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ गया था। ओके, जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था पुअर पेजेंट्री और लैंडलॉर्ड्स के बीच में उस कारण से मतलब बहुत सारे पुअर पेजेंट्स ने और लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट करे, प्रो पुअर ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिए। सेकेंड ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक रिजल्ट था जिसको कहते हैं एक नया सेक्शन ऑफ सोसाइटी उससे बना जो था मिडल पेजेंट सेक्शंस। तो ये वो फार्मर्स थे जिनके पास मीडियम साइज़ की मिडल पेजेंट सेक्शन, और ये वो सेक्शन था जिसमें मीडियम साइज़ की लैंड होल्डिंग्स थी, जो कि इससे मतलब बेनिफिट तो हुए थे और फिर धीरे धीरे करके फिर इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था। तो ये जो थे वो 4 इफेक्ट्स हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के देखने को मिलते हैं। लेट्स रिसर्च, ओके ये तो नाम नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड वाइट रेवोल्यूशन, हम अथली बथली डिलिशियस इस जंगल से तो हम सभी लोग फेमिलियर है ही सही। एंड ये फिगर गर्ल का अमूल गर्ल, यस अमूल एडवर्टीजमेंट। क्या आप जानते हो कि अमूल प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव स्टोरी है, कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग की स्टोरी है। देखिए वर्गीस कुरियन जो थे उनका निकनेम था मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क को एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को, और इसने जाके अमूल को लॉन्च करा था। तो इसके पीछे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। तो ये जो है वो आनंद में बेस्ड है, मतलब आनंद एक गुजरात में टाउन है। अमूल जो है वो एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट है जिसमें 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स इन गुजरात इससे जुड़े हुए हैं, अमूल से 2.5 मिलियन।
अमूल पैटर्न जो है वो बहुत ही यूनिकली अप्रोप्रिएट मॉडल है रूरल डेवलपमेंट का और पावर्टी एलिवेशन का, और ये इससे बाहर निकला है वाइट रेवोल्यूशन, इससे जो है वो डेवलपमेंट हुआ, मतलब वाइट रेवोल्यूशन हुआ 1970 में। ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसको कहा जाता था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड शुरू करा गया। ऑपरेशन फ्लड ने क्या करा, मिल्क प्रोड्यूसर्स के कोऑपरेटिव सेट करे पूरे नेशन वाइड मिल्क ग्रिड में, एक नेशन वाइड मिल्क ग्रिड में इसको सेटअप करा, और इसका पर्पस था कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिडल मैन को हटा के पास लाना, मतलब डायरेक्ट, मतलब जितना हो सके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चीज़ पहुंच जाए, जो मिडल मैन है उनका बीच में हट जाए, और इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर को एक रेगुलर इनकम मिलेगी जितनी उनको मिलनी चाहिए, और कंज्यूमर को भी सब्सिडाइज रेट्स पे जो है वो प्रोडक्ट्स मिले। ऑपरेशन फ्लड जो था वो एक डेयरी प्रोग्राम ही नहीं था, इसने एक पाथ देखा डेवलपमेंट का, ठीक है, एक डेयरी को एक पाथ देखा कि डेवलपमेंट के लिए डेयरी जो है एक अच्छा पार्ट होगा, एक अच्छा पाथ होगा, जिससे कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा, रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ेगी और पावर्टी जो है वो हटेगी। जो मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स थे कोऑपरेटिव के, उन्होंने कंटिन्यू करा कि विद द नंबर ऑफ विमेन इसमें इंक्रीज हुए, विमेन मेंबर्स इंक्रीज हुए, और जैसे विमेंस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो और भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती गई। लेटर डेवलपमेंट, ये जो हमने डेवलपमेंट की कहानी पढ़ी इंडिया की 1960s के एंड के बाद से, इसमें बहुत ही सीरियस टर्न आया। हम चैप्टर 5 में देखेंगे कि कैसे नेहरू की डेथ के बाद कांग्रेस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई। इंदिरा गांधी एक पॉपुलर लीडर की तरह इमर्ज हुई। उन्होंने डिसाइड करा कि हमें स्टेट के रोल को, गवर्नमेंट के रोल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें इकोनॉमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। 1967 से जो पीरियड है उसने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखे। 14 प्राइवेट बैंक थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, बहुत सारे प्रोग्राम्स को अनाउंस करा। ये चेंजेस जो थे इसमें एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट था सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ, और भी ज़्यादा सोशलिस्ट पॉलिसीज़ हमारी जो थी स्ट्रेंथन हो गई थी। तो ये एम्फेसिस इससे भी जनरेट हुआ था, मतलब इसकी वजह से ये जो शिफ्ट हुआ था, इसने बहुत हीटेड डिबेट्स पूरी कंट्री में चालू करी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, एक्सपर्ट्स के बीच में इसको लेकर बहुत सारी डिबेट्स हो रही थी। लेकिन जो कंसेंसस था वो एक स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो हमेशा के लिए नहीं था, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं चला। प्लानिंग तो कंटिन्यू होती रही, लेकिन उसका सेलियंस जो था वो अब बहुत कुछ कम हो चुका था, उसकी सिग्निफिकेंस अब कम हो चुकी थी। 1950 और 1980 के बीच में इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत कम 3 to 3.5% की रेट पे ग्रो कर रही थी, और इसमें जो था इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, और इसका ब्यूरोक्रेसी का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ बहुत अच्छा नहीं था। तो पब्लिक ओपिनियन जो थी अब वो कंट्री की, मतलब वो बिल्कुल उसने फेथ ही लूज़ कर लिया था। जो पहले इन प्लानिंग कमिश्नर ऐसी इंस्टीट्यूशन में जो उनका फेथ था पब्लिक का कि यार इसकी वजह से ये प्लानिंग को जैसे प्लान्स वगैरह लाएगी, तो अब वो फेथ बिल्कुल लूज़ हो चुका था। ये जो इतना लैक ऑफ पब्लिक फेथ है, इसने पॉलिसी मेकर्स को ये करा कि जो पॉलिसी मेकर्स ने को इस वजह से स्टेट का रोल रिड्यूस करना पड़ा इंडियन इकोनॉमी में 1980s से, और प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम थोड़ा सा 1980s के बाद टिल्ट होने लगे। वी आर असेंडिंग, सून वी विल बी अबव हंगर एंड वॉन्ट, मीनवाइल हैव अ लिटिल स्नैक। 3rd ईयर प्लान अचीवमेंट, मतलब ये दे रहे कि ये हमें बताता है कि कैसे, ये कह तो रहे कि 3rd 5 ईयर प्लान में कि हम थोड़ा सा सेटबैक ले रहे हैं, पर डोंट वरी, हम लोग बहुत जल्दी ऊपर बढ़ेंगे, और ये लोग कितने ज़्यादा पुअर है, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, तो ये चीज़ जो है वो इस कार्टून के थ्रू बताया जा रहा है। विद दिस आवर चैप्टर